नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और इसमें जो है हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन के जितने भी प्रश्न हैं उनके जो नोट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। सभी प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहे, जितने भी नोट्स क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके जो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। और ये आज की सेकंड क्लास है, इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है। देखिए, आपका एग्ज़ाम का अभी कोई क्लियर नहीं है कब होना है, यूपी पीसीएस का या फिर आर ओ का या फिर यूपी पुलिस का भी अभी कोई मतलब अभी कोई डेट आई नहीं है कि कब एग्ज़ाम होना है। जब भी होना है आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एट लास्ट टाइम पे तैयारी नहीं हो पाती। आप अगर चाहें कि नहीं लास्ट टाइम पे ही हम तैयारी कर लेंगे तो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो चलिए आज की हम सेकंड क्लास डिस्कस करते हैं। इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। यहाँ देशांतर रेखाओं की बात की जा रही है। तो अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है 111.3 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है 0 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी के मामले में ये दो कथन याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधान मध्याय रेखा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन, यानी इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, जिसको हम जीएमटी कहते हैं, जहाँ से जो है विश्व का समय मापा जाता है, ठीक है। ये जीएमटी लंदन से होकर गुजरती है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि जीएमटी रेखा कहाँ से होकर, पहले बार तो जीएमटी रेखा कौन सी रेखा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ओके, ये कहाँ से होकर गुजरती है, लंदन से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जामों में ये भी पूछा जाता है कि जीएमटी किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये किस तरीके से गुजरती है देशांतर रेखा, जैसे ये पृथ्वी है तो उत्तर से दक्षिण इस तरीके से है जाती है। मान लो ये 0 डिग्री है, ठीक है, लंदन से होकर जाती है। ओके, तो किन देशों से होकर गुजरती है ये बात करते हैं, तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि लंदन की बात कर रहे हैं तो यूके से हो गया। फिर उसके नीचे दक्षिण में जाएंगे तो फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना और अंटार्कटिका, इनसे होकर ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग जीएमटी कहते हैं। और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से विश्व का समय मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है। अगर पूछा जाता है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, यानी कि वह देशांतर रेखा जिससे भारत का समय मापा जाता है, तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे समय है हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा से, ठीक है। तो अब ये हाँ 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत की मानक समय रेखा है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यूपी, एमपी, छुआ, आपको ये याद रखना है, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छुआ से छा से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी भारत के 5 राज्यों से होकर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ही क्वेश्चन में दिया होगा दो ऑप्शन में, एक में लिखा होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, एक में लिखा होगा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, तो जो पूर्व और पश्चिम का कॉन्सेप्ट है ना वो आप ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर रेखा है। और पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पृथ्वी है ये 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री के जो पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी वो पूर्वी देशांतर रेखा कही जाती हैं। 0 डिग्री के पश्चिम में जितनी भी देशांतर रेखा होंगी तो पश्चिमी देशांतर रेखा कही जाती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ के बारे में। इससे संबंधित एक प्रश्न आया था, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो 24 घंटे में, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करना, 24 घंटे में 360 डिग्री जो है अर्थ अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि परिभ्रमण करती है। ओके, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो इसी से होता है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा, यानी दो देशांतर रेखाओं, यानी कि 1 डिग्री देशांतर रेखा तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ओके, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर है। समय की बात करें तो 4 मिनट का अंतर है। और इसी से हम लोग क्या करते हैं कि जो है किसी भी देशांतर रेखा पर स्थित जो देश है या कोई भी स्थान है उसका समय ज्ञात करते हैं। अब इससे हम कैसे समय ज्ञात करते हैं, देखो जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, और भारत की है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर कितना है, 0 है और 82.5 है, तो यानी कि 82.5 डिग्री, यानी 82.5 देशांतर रेखाओं का अंतर है।
अब एक देशांतर रेखा पे 4 मिनट का समय आता है, तो 82.5 पे इसका 4 से गुना कर दो। ओके, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे, 82 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आएगा 8 8 चौक 32, ठीक है, और प्लस सॉरी आधे का गुणा अगर करोगे 4 से तो आएगा 2, यानी कि 330 मिनट। ओके, 303 मिनट आए। 330 मिनट का मतलब क्या होता है? 5.5 घंटे। ठीक है, तो 5.5 घंटे भारत का समय आगे है लंदन के समय से। अभी तो हमने लंदन की बात की। अब मान लीजिए कोई देश है, जैसे सॉरी मान लो कोई कंट्री है, वो आपकी 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है, ठीक है, और एक दूसरी कंट्री है वो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से समय निकाला जाता है देशांतर रेखा के थ्रू। तो अब इसका अंतर क्या है? 40 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री अंतर है, ठीक है, 40 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर आ रहा है, और एक देशांतर रेखा पर 4 मिनट का फर्क होता है, तो 4 चौको 16, यानी 160 मिनट। 160 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, मतलब 60 यानी 120, 120 का मतलब 2 घंटे और 40 मिनट, तो 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि यहाँ जो 40 डिग्री देशांतर रेखा और 80 डिग्री देशांतर रेखा, इनके बीच में 2 घंटे 40 मिनट का अंतर है। ओके, अगर यहाँ पर जो 40 डिग्री देशांतर रेखा है उस देश में अगर मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 80 डिग्री देशांतर रेखा पर जो देश होगा वहाँ पर जो समय होगा वो होगा दोपहर का 2:40 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से समय निकाला जाता है देशांतर रेखा के माध्यम से। तो आपको ये याद रखना है कि एक देशांतर रेखा या जो है 4 मिनट के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये देशांतर रेखा से संबंधित है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो अभी हमने बात की थी 0 डिग्री देशांतर रेखा की। ठीक है, ये GMT रेखा भी कहते हैं इसको, और इसी से समय मापा जाता है। इसके पूर्व में अगर हम चलते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम में जाते हैं तो समय कम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। ये आपको याद रखना है, फैक्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेटर की, यानी भूमध्य रेखा। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, दोबारा बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे आया था। भूमध्य रेखा की अगर लंबाई की बात की जाए तो हम लोग बात कर चुके हैं पृथ्वी का व्यास जितना है, सॉरी पृथ्वी की जो परिधि है, पृथ्वी की पृथ्वी की सबसे ज़्यादा परिधि कहाँ पर है? आप भी जानते हैं कि पृथ्वी अंडेकार के रूप में है, कुछ इस तरीके से, गोल नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परिधि कहाँ पर होगी? भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री पर। ठीक है, तो वही 0 डिग्री पर जितनी लंबी परिधि होगी पृथ्वी की, उतनी ही लंबी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई होगी। तो अक्षांश रेखा की यानी भूमध्य रेखा की लंबाई जो है वो 40,090 किलोमीटर है। ओके, ये आपको याद रखना है कि 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? ये ऑप्शंस में काफ़ी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किन देशों से होकर देशांतर रेखा जाती है, सॉरी भूमध्य रेखा जाती है, देशांतर रेखा नहीं, भूमध्य रेखा जाती है। ओके, तो ये कौन कौन से जो देश हैं, अब इनको आप मैप में जरूर देखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, क्योंकि देखो अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको कंफर्म होगा कि ये देश कहाँ पर हैं और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये तीनों ही दक्षिण अमेरिकी देश हैं, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको मिलेंगे, मैप में जरूर देखना। गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 2 देश हैं, एक कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये सभी कहाँ पर हैं? अफ्रीकी देश हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप। ठीक है, तो इन देशों से होकर हमारी जो है भूमध्य रेखा जाती है और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो भूमध्य रेखा पर ये प्रश्न पूछा गया था, वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर डेली जो है सूर्य की किरणें साल भर तो एक तो डायरेक्ट जो है गिरती हैं, वहाँ पर चमकती हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर डेली शाम को वर्षा होती है, तो ना तापमान कभी भी ना ज़्यादा हाई होता है ना बिल्कुल कम होता है। ठीक है, तो तापांतर जो है वार्षिक तापांतर वो सबसे कम मिलेगा आपको भूमध्य रेखा पर। ठीक है, उमस भरा होगा और चिपचिपा मौसम रहता है यहाँ पर, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। कर्क रेखा की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कर्क रेखा को जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना है कर्क रेखा के बारे में, 21 जून सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, समर सोलेस्टिक
इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। अब ये किन देशों से होकर गुजरती है? अब देखो कर्क रेखा, अगर भारतीय राज्यों की बात की, अभी तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसके बाद अगर भारतीय जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको एक जो है पढ़ने को मिलेगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। वो बाद का टॉपिक है। अभी हम बात करते हैं किन देशों से होकर गुजरती है। जैसे यूएसए का हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये देश आप याद रखिएगा, मैप में जरूर देखना कि किन ये जो देश है कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, और इनसे होकर कर्क रेखा जाती है कि नहीं जाती है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं मकर रेखा की। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ये उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा का कॉन्सेप्ट याद रखना है, छोटी सी गलती हो जाती है। नॉर्थ वाली जो अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री, उसको कर्क रेखा कहते हैं, और जो साउथ वाली अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री, उसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में है ये, तो जिस समय हमारे यहाँ सर्दी होती है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ पर गर्मी होती है, ठीक। क्योंकि लंबवत सूर्य वहाँ पर चमकता है 22 दिसंबर को। अब ये गुजरती कहाँ से है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये अफ्रीकी देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, टोंगो और फ्रेंच पोलिनेशिया, इनसे होकर ये मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। नोट पॉइंट है यहाँ पर एक, देखो कर्क रेखा में एक ये कन्फ्यूजन होता है, कभी आप मैप गौर से देखना तो ऐसा लगता है कि ये 4 देश है। कर्क रेखा की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की, ठीक है। तो 4 एक देश है, अफ्रीकी देश, इसकी उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए जाती है, 4 देश से होकर नहीं गुजरती है, ये आप याद रखिएगा। कभी कभी आप मैप को गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो एक 4 देश है, अफ्रीका का माली के बगल में है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि उस देश से होके गुजरती है, लेकिन नहीं, वो बॉर्डर को स्पर्श करते हुए जाती है, देश से होके नहीं गुजरती। देश से होके गुजरने में और बॉर्डर को स्पर्श करने में क्वेश्चंस में फ़र्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी की गति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। देखो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन गति जिसको कहते हैं रोटेशन, एक होती है परिक्रमण यानी कि जिसको कहते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। तो घूर्णन गति इसको परिभ्रमण भी कहते हैं, परिभ्रमण, ठीक है, घूर्णन गति को। और परिक्रमा तो आप जानते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इसकी परिक्रमा कर लो, परिक्रमा का मतलब होता है चारों तरफ घूमना। तो 2 तरीके की गति होती है। अब इससे प्रश्न ये पूछा गया था कि पृथ्वी पर दिन और रात की घटना जो घटित होती है वो किस वजह से होती है, पृथ्वी के घूर्णन से या पृथ्वी के परिभ्रमण से, परिक्रमा से, या फिर दोनों से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आप याद देखिएगा, जो रोटेशन होता है, घूर्णन गति, इसको परिभ्रमण कहते हैं, इससे दिन और रात होता है। अभी परिक्रमा करने से, सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 21 मार्च और 22 सितंबर, इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन दोनों ही तिथि को, 21 मार्च और 22 सितंबर, सूर्य जो है विषुवत रेखा पर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, या जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उस पर लंबवत चमकता है, ठीक है। इससे पहले जो हमने बात की थी 21 जून की बात की थी, ठीक है। तो 21 जून में सूर्य क्या है, कर्क रेखा पे चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे चमकता है, ठीक है। लंबवत चमकता तो हमेशा है साल भर, लेकिन लंबवत की बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री कोण की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इस तिथि को यानी कि 21 मार्च और 22 सितंबर को, इस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं दोनों गोलार्ध में 12-12 घंटे के, ठीक है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर, ये पॉइंट याद रखिएगा कि विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा है वहाँ पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 12 घंटे की होती है। बाकी उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात की, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बदलती रहती है, और वो बदलती है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है यानी कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य की किरणें जाती हैं ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ गर्मी होती है उस समय सूर्य उत्तरायण होता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे दिन की अवधि ज़्यादा बड़ी होती है और रात की अवधि छोटी होती है। जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी हो जाती है, रात की अवधि बड़ी हो जाती है, ओके। लेकिन भूमध्य रेखा एक ऐसे क्षेत्र है वहाँ पर साल भर जो है दिन की अवधि, दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ओके। नेक्स्ट उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का छोटा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर को होता है, जिस समय कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, यानी कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और मकर रेखा पर उसकी किरणें जो है 90 डिग्री यानी लंबवत चमक रही होती हैं, और हमारे यहाँ होती है उस समय सर्दी,
ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में होती है गर्मी। ठीक है, तो उस समय 22 दिसंबर को, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का छोटा दिन होता है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत है जो कभी कभी ऑप्शंस में पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रश्न आए हुए हैं, जैसे कि वायव्य राशि सिद्धांत, ये इमैनुअल कांट का है। निहारिका सिद्धांत, निहारिका परिकल्पना, ये लाप्लास का है, बहुत पूछा जाता है। ग्रहाणु परिकल्पना, ये चैम्बरलिन और मोल्टान की है। ज्वारीय परिकल्पना जीन्स और जेफरी की है। ठीक है, द्वैतारक परिकल्पना रसेल और लिटिलटन की है। ठीक है, अंतर तारकीय धूल परिकल्पना ये ऑटो स्मिड की है, हिस्सा बना हुआ है स्मिड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, यानी पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि। अब कार्बन डेटिंग विधि नहीं है, ठीक है, अब कार्बन, वैसे आपको कार्बन लिख के आएगा कार्बन डेटिंग विधि, तो वो गलत है। पृथ्वी की जो आयु ज्ञात की जाती है वो यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात की जाती है। ठीक है, महान हिमयुग का संबंध किससे है, महान हिमयुग, देखो ये कुछ युग हैं जो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए इनको। महान हिमयुग का संबंध है प्लेस्टोसीन युग से, यानी इस समय पर प्लेस्टोसीन काल में हिमयुग की घटना घटित हुई थी। ओके, तो वो प्लेस्टोसीन युग से संबंधित है। ठीक है, जुरासिक कल्प की बात करते हैं, तो जुरासिक कल्प डायनासोर का काल कहा जाता है इसको। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डायनासोर का काल किससे कहते हैं, तो जुरासिक कल्प को कहते हैं। ठीक है, इसके ये जुरासिक कल्प का जो समय था 20.8 करोड़ से 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पेंजिया को लेकर। पेंजिया क्या था, एक स्थलखंड या भूखंड था सबसे पहले। ये वैगनर की थ्योरी के अनुसार है कि एक पेंजिया था, एक पैंथालासा था, मतलब पेंजिया था एक। ठीक है, पृथ्वी पर एक महाद्वीप था पेंजिया, उसके चारों तरफ था पैंथालासा समुद्र। ठीक है, फिर इसमें विभाजन हुआ और 2 उपखंड बने जिसको लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिए कि पेंजिया क्या था, कि स्थलखंड था या भूखंड था, ये वैगनर की थ्योरी है। और जब इस पेंजिया वैसे महाद्वीप ये है, जब इसमें ये बीच में भूखंड में दरार पड़ी यानी इसके टुकड़े हुए, तो ऊपर वाला कहा जाता है लॉरेंसिया और नीचे वाला कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो आज के संबंध में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जो महाद्वीप या देश है किस लैंड का पार्ट रहा है, तो उत्तर वाला कहा जाता है लॉरेंसिया, दक्षिण वाला कहा जाता है गोंडवाना लैंड। लॉरेंसिया के पार्ट रहे हैं अभी भी जो हैं अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया, ये लॉरेंसिया के पार्ट कहे जाते हैं। गोंडवाना लैंड के पार्ट कहे जाते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय वाला याद रखिएगा। गोंडवाना लैंड का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थार मरुस्थल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि थार मरुस्थल किसका विस्तार है, कौन से युग में इसमें इसका विस्तार हुआ था, तो याद रखिएगा प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलॉजी किससे संबंधित है, तो शैलो या चट्टानों का अध्ययन, शैल यानी जिसको चट्टान कहते हैं उसका विज्ञान है, उसके विज्ञान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, चट्टान से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, ये निर्माण प्रक्रिया के आधार पर है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा तो होगा ही, कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें, इनके बारे में कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, ये रवेदार होती हैं, यानी इनमें रवे पाए जाते हैं। ठीक है, परतें नहीं पाई जाती, ना ही जीवाश्म ईंधन पाया जाता है, जीवाश्म भी नहीं पाया जाता इसमें, ना परतें पाई जाती हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। अब आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, ये ऑप्शन में बहुत पूछा जाता है। वैसे तो आग्नेय चट्टानों की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको मिलेगा ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ब्रेसिया और टफ, तो ये सभी आग्नेय चट्टान हैं, तो आप ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है कि कौन सी आग्नेय चट्टान है या कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, अवसादी चट्टान सेकंड नंबर पे है, इसमें इनकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये परतदार होती हैं। देखो आग्नेय चट्टानें परतदार नहीं होती, ये परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है जबकि आग्नेय में जीवाश्म नहीं पाया जाता। ये रवेदार नहीं होती, आग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। एग्जाम्पल में देखें, बलुआ पत्थर, पेंडिशिला, चूना पत्थर, सेल, लोयस, कॉन्ग्लोमरेट, सिल्ट, मृत्तिका, गीजराइट, खड़िया और कोयला, ये सभी क्या हैं, अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें भी इनको कहा जाता है, तो ऐसी चट्टानें जो आग्नेय या अवसादी के रूप परिवर्तन से बनती हैं, ठीक है, वो रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आग्नेय चट्टान,
से रूप परिवर्तित करके बनी हुई चट्टान की बात करते हैं। जैसे ग्रेनाइट आग्नेय है, इससे अगर इसका रूपांतरण होता है तो ये बनती है नीस, ठीक है। इसी प्रकार बेसाल्ट से बनती है सिस्ट या बनती है एम्फीबोलाइट, ठीक है। उसी प्रकार कुछ अवसादी चट्टानें हैं जिनका रूपांतरण होता है, जैसे सेल क्या है, अवसादी चट्टान है, इससे बनती है स्लेट। इसी प्रकार चूना पत्थर, चाक और डोलोमाइट, इससे बनता है संगमरमर, ठीक है। बालू का पत्थर और कॉन्ग्लोमरेट, इससे बनता है क्वार्ट्जाइट। तो ये आपको याद रखने हैं, ओके। ऐसे ही कुछ रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण होता है, जैसे कि स्लेट रूपांतरित चट्टान है, अभी इससे पहले हमने बात की थी स्लेट की। स्लेट सेल से बनता है स्लेट, और स्लेट का ही रूपांतरण हो जाता है फाइलाइट में, ठीक है। इसी प्रकार फाइलाइट सिस्ट, गैब्रो और सर्पेंटाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रूपांतरण से रूपांतरित बनी हुई चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वालामुखी से संबंधित है। ज्वालामुखी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज्वालामुखी में आपको जो लावा निकलता है उसके साथ साथ और चीज़ें क्या निकलती है, तो गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, जिसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस तरल चट्टानी पदार्थ को लावा और मैग्मा कहा जाता है। और इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। तो जब तरल चट्टानी पदार्थ यानी कि जब ये बाहर आता है, पृथ्वी पर आ जाता है, तो उसको लावा कहते हैं, और जब ये पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ लावा के साथ साथ राख निकलती है और गैसेस निकलती हैं, ठीक है। गैसों में भी सबसे ज़्यादा गैस जो निकलती है वो है जलवाष्प, सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, जिसको H2O कहते हैं। इसके अलावा CO2, SO2, N2, H2S, हाइड्रोजन, CO, HCl, HF और हीलियम, ये गैसेस निकलती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी से सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है, तो वो है जलवाष्प, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। जो अभी हमने इससे पहले बात की, अगर तरल पदार्थ भूगर्भ में ही है यानी पृथ्वी के अंदर ही रह गया है तो वो मैग्मा कहलाता है। अगर वो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पृथ्वी के धरातल पे आ जाता है तो उसको कहते हैं लावा, ठीक है। ये अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो सिलिका की मात्रा के आधार पर, ये काफ़ी पूछा जाता है, सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। एक होता है एसिडिक लावा, एक होता है बेसिक लावा, ठीक है। एसिडिक लावा में क्या होता है, ये अत्यधिक गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो जब सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो ये ज़्यादा गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, ठीक है। और बेसिक लावा में क्या होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है और ये हल्का और पतला होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो वो एसिडिक लावा है, सिलिका की मात्रा कम है तो वो बेसिक लावा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोनार झील, काफ़ी कुछ पूछा जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है। पहला पॉइंट ये याद रखना है, और क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है। धुआंरे, तो ये भी ज्वालामुखी संबंधित ही होता है। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था को धुआंरे कहते हैं, और धुआरों में गैस जलवाष्प निकलती रहती है, ठीक है। इसमें लावा नहीं निकलता लेकिन गैस और जलवाष्प निकलती रहती है धुआरों में, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कटमई पर्वत, ये जो एक धुआरा है, ये अलास्का में आपको मिलेगा। इसको हजारों धुआरे की घाटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि हजारों धुआरे की घाटी किसको कहते हैं, तो कटमई पर्वत, और ये कटमई पर्वत अलास्का में है, ठीक है। उद्गम के आधार पर तीन प्रकार के क्वेश्चन है ये ज्वालामुखी से, कि उद्गम के आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी। तो एक्टिव, डोरमेट और एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो कुछ उदाहरण आप याद रखिएगा, जैसे कि अब देखो ये मैच दी कॉलम में पूछे जाते हैं। किलायू सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पर है, ठीक है। और हवाई द्वीप कहाँ पड़ते हैं, प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में आपको मिलेंगे हवाई द्वीप, ठीक है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। मोनालोआ, ये भी हवाई द्वीप पर है। माउंट एटना, ये सिसिली द्वीप पर है, और सिसिली द्वीप पर, ये सिसिली द्वीप जो है वो भूमध्य सागर में है, ओके। मेडिटेरियन सी जो है वहाँ पर है ये, और ये इस इटली के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अगर इटली भी लिखा हो सिसिली के लिए ऑप्शन में तो वो भी सही है, ठीक है। स्ट्राम्बोली, ये भी इटली का है। इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, स्ट्राम्बोली को। इसी प्रकार ओजोस डेल सलाडो, ये चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो। इसी प्रकार माउंट येरिबस, ये रॉस द्वीप पर है, और रॉस द्वीप आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है रॉस द्वीप, और उसी का है माउंट येरिबस, ठीक है। बैरन द्वीप इंडिया में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान, और विसुवियस इटली, इटली के तीन है ये, माउंट एटना, स्ट्राम्बोली और विसुवियस, ये सभी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है,
ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं तो माउंट सेंट हेलेस, ये यूएसए का है। ओके, इसको फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका कहते हैं। ओके, ऐसी प्रकार मृत ज्वालामुखी की बात करें तो किलिमंजारो तंजानिया, चिम्बाराजो इक्वेडोर, पोपा म्यांमार, दामबंद आपका ईरान में, और कोह सुल्तान पाकिस्तान में। इनके आप ये याद रखिएगा कौन से देश में है, मैच दी कॉलम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और ज्वालामुखी पर्वत और देश की बात करते हैं। जैसे किनाबालू ज्वालामुखी आपको मिलेगा मलेशिया में। ठीक है, उसी प्रकार मैक्सिको में है कोलिमा, पोपोकैटिपिटल और पेरिकुटिन, ये सभी मैक्सिको के हैं। माउंट रेनियन और माउंट सस्ता, ये है यूएसए में। ठीक है, फिलीपींस की बात करें तो माउंट ताल, पिनाटुबो और मायोन, ये फिलीपींस में है। इंडोनेशिया की बात करें तो सिनाबुंग, मेरोपी और कराकाटोआ, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और ये डायरेक्ट यही पूछा था मैच द कॉलम में कि किस देश से संबंधित है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत। इसी प्रकार कोटोपैक्सी इक्वेडोर, सबनकाया पेरू, और ये विल्लार रिका चिली में। ठीक है, अब देखो, अभी इससे पहले हमने बात की थी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, और ये इटली के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है भूमध्य, हाँ, भूकंप मूल किसे कहते हैं, तो जहाँ पर भूकंप का उद्गम होता है उसको भूकंप मूल कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है, देखो ये दो शब्द काफ़ी पूछे जाते हैं, इनमें थोड़ा अंतर है, भूकंप मूल और एक अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर। तो इसको ईपी फोकस कहते हैं। ठीक है, और ईपी सेंटर एक दूसरा होता है अधिकेंद्र ईपी सेंटर। तो भूकंप मूल यानी कि ईपी फोकस जो होता है वो भूकंप का उद्गम जहाँ पे होता है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको कहते हैं भूकंप मूल। और अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर क्या होता है, जहाँ भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, यानी सबसे पहले जहाँ पर महसूस की जाती है उसको कहते हैं ईपी सेंटर या अधिकेंद्र। ठीक है, ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। भूकंपीय तरंगों की बात करते हैं तो इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए, देखो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय और धरातलीय तरंगें। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स की बात करते हैं यानी पी, जिनको शॉर्ट फॉर्म है पी, इनको प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी जो गति होती है वो ध्वनि तरंगों के समान होती है, यानी कि ध्वनि तरंग के समान है। अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, इनको अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहा जाता है, सबसे अधिक तीव्र होती हैं। ठीक है, और ये ठोस, तरल, गैस तीनों में ये जो है इनका संचलन हो सकता है, यानी तीनों में गबन कर सकती हैं। ठीक है, तीनों में ये पाई जाती हैं। इसके अलावा द्वितीय तरंगें, सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो ये गौण तरंगें इनको कहते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा, इनको गौण तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, जल और प्रकाश तरंगों के समान ये गति करती हैं। ठीक है, और ये सिर्फ ठोस और गैस से गुजर सकती हैं, तरल से नहीं गुजरती हैं, ये याद रखिएगा। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं यानी द्वितीय तरंगें, वो तरल में विचरण नहीं करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुजर सकती हैं ठोस और गैस से। ठीक है, इनकी तीव्रता पी से कम होती है। ओके, धरातलीय तरंगें जिनको एल वेव्स कहा जाता है, लंबी तरंग, इनको लंबी तरंग भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, लंबी तरंग कहते हैं। पी और एस की अपेक्षा लंबा मार्ग तय करती हैं ये। ठीक है, तीव्रता वेग सबसे कम होता है, सबसे कम तीव्रता वेग होता है, और सर्वाधिक विनाशकारी यही होती है। भले ही इनका वेग सबसे कम है लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही है, क्योंकि ये धरातल पर ये जो है सबसे ज़्यादा विनाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, रिएक्टर स्केल और मर्केरी स्केल, ये दो आप याद रखना। रिएक्टर स्केल जो होता है ये परिमाण बताता है यानी मैग्नीट्यूड, और मर्केली स्केल जो है वो तीव्रता बताता है यानी कि इंटेंसिटी। ये दोनों ही आप याद रखिएगा। ठीक है, रिएक्टर स्केल की बात करें तो 1 से लेकर 10 अंक अंकित होते हैं रिएक्टर स्केल पर, और प्रत्येक अंक 10 गुना आयाम प्रदर्शित करता है, और प्रत्येक अंक 32 गुना ऊर्जा मुक्त करता है। ये दोनों ही कथन कारण में पूछे गए पॉइंट हैं कि जो रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक जो अंक है वो 10 गुना आयाम प्रदर्शित करता है। ठीक है, और प्रत्येक अंक पर 32 गुना 32 टाइम्स एनर्जी जो है निकलती है। इतना मतलब जो है विनाश की कंडीशन को दिखाता है कि हर एक पॉइंट पर, अंक पर 32 गुना, पहले की तुलना में 32 गुना ज़्यादा एनर्जी यानी ऊर्जा जो है मुक्त होगी। ठीक, सुनामी के बारे में याद रखिए, सुनामी एक जापानी शब्द है। ठीक है, एक भूकंप छाया क्षेत्र पूछा जाता है। ठीक है, तो एक भूकंप छाया क्षेत्र बनता है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कथन कारण में पूछा गया था। तो पी का छाया क्षेत्र कैसा बनेगा, भूकंप का छाया क्षेत्र, देखो पी की हमने बात की थी, तो ये ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि भूकंप यहाँ पे आता है तो इस तरीके से ये जाती है। कोर जो होता है, कोर का जैसे कभी आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कोर, तो कोर में जो आउटर को एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। ठीक है, तो आउटर कोर कैसा है, तरल है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है,
ओके, तो यहाँ से भी ये जो पी तरंगें हैं आराम से गुजर जाती हैं, ठीक है। तो इनका जो छाया क्षेत्र बचता है, जो बनता है, वो 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र जो है, ये छाया क्षेत्र बनता है पी तरंगों का, ठीक है। अगर एस तरंगों की बात की जाए तो एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो पी तरंगों की अपेक्षा बड़ा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि एस तरंगे तरल जो होता है, यानी कि एस तरंगे, जैसे अभी हमने बात की थी, एस तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती हैं, ठीक है। और जैसे कि कोर है, कोर का जो आउटर कोर होता है वो तरल होता है, तो यहाँ तक आते आते एस तरंगे क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, यानी कि बैंड हो जाती हैं और कोर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि एस तरंगे कोर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, यहाँ से बैंड हो जाती हैं, ठीक है। और ये छाया क्षेत्र पूरा जो है एस तरंग का छाया क्षेत्र बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एस तरंगे महसूस नहीं की जाती। कहने का मतलब ये है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, कथन में ये था कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच दोनों यानी पी और एस का छाया क्षेत्र बनता है। तो आप बिल्कुल सही है, 105 से 145 के बीच में। देखो 105 से 145 में पी का बनता है और 105 के बाद ही, ठीक है, एस का भी छाया क्षेत्र बनता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, 105 से 145 के बीच में पी और एस दोनों का छाया क्षेत्र बनता है और एस का छाया क्षेत्र पी से बड़ा है। तो सही है, एस का छाया क्षेत्र क्या है, पी से बड़ा है। तो ये दोनों कथन आपको याद रखने हैं, ये दोनों ही कथन क्वेश्चंस में पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं स्थल मंडल से संबंधित एक प्रश्न आया था, ठीक है। स्थल मंडल यानी प्लेट्स से संबंधित प्रश्न आया था। प्लेट्स दो प्रकार की होती हैं, एक बृहद प्लेट होती है, लघु प्लेट्स होती हैं, ठीक है। बृहद प्लेटों में आपको याद रखनी है 7 प्लेटें हैं। अब वो कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखनी है। एक तो है अंटार्कटिक प्लेट, दूसरी उत्तरी अमेरिका प्लेट, अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट, ये पूरी एक प्लेट है, अफ्रीका प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। ये 7 प्लेटें हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बृहद प्लेटों के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ लघु प्लेटें हैं, वो आपको याद रखनी है, जैसे कि कोकोस, एक मिनट, कोकोस प्लेट, ठीक है। ये आपको मिलेगी मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, ठीक है, उसको कोकोस प्लेट कहते हैं। नज़का प्लेट, ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में मिलेगी, नज़का प्लेट। उसी प्रकार अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, ये आपको कैरोलिन जो है वो न्यू गिनी के उत्तर में मिलेगी। उसके अलावा फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में मिलेगी। तो ये क्या है, कुछ लघु प्लेटें हैं, ठीक है। तो 7 बृहद प्लेटें हैं और ये 6 कुछ लघु प्लेटें हैं, ठीक है। इन्हीं में क्वेश्चंस में आपको एक में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बृहद प्लेट है, इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रिंग ऑफ फायर के संबंध में। तो रिंग ऑफ फायर यही पूछा गया था कि रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से भी है और प्रशांत महासागर से भी है, ठीक है। तो जहाँ ज्वालामुखी की क्रिया होगी वहाँ भूकंप जरूर आएगा, ओके। और रिंग ऑफ फायर आपको प्रशांत महासागर के चारों तरफ मिलता है, ठीक है। वहीं पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के महाद्वीपों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं, आप सभी जानते होंगे। एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें, अवरोही क्रम एरिया के हिसाब से, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक क्वेश्चन था माध्य ऊंचाई यानी कि एवरेज एलिवेशन, यानी ऊंचाई के हिसाब से कौन सा सब सर्वाधिक ऊंचा है। तो अंटार्कटिका सर्वाधिक ऊंचा है, 1846 सर्वाधिक ऊंचा है, और ऑस्ट्रेलिया 300 मीटर सर्वाधिक सबसे कम है। तो ये दो याद रखिएगा, सबसे ऊंचा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है, और सबसे कम ऊंचाई है ऑस्ट्रेलिया की, ओके। महाद्वीपों में देशों की संख्या के आधार पर ये भी प्रश्न पूछा गया था, देशों की संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा, जो अभी कंफर्म 1-2 आगे पीछे होते रहते हैं देश, कोई किसी को देश मानता है, कोई किसी को देश नहीं मानता। जैसे यूरोप का कोसोवा, उसको बहुत से लोग देश मानते हैं, बहुत से नहीं मानते। जैसे इजराइल, पाकिस्तान इजराइल को देश नहीं मानता, भारत इजराइल को देश मानता है। तो इस तरीके से एक दो संख्या आगे पीछे होती रहती है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो देशों की संख्या है वो अफ्रीकी महाद्वीप पर है, 54 के आसपास। फिर उसके बाद यूरोप, एशिया में 50 कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका में 23 और साउथ अमेरिका में 12, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था और इसमें सीधा यही आया था कि सब निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप पर हैं। उसमें एक अफ्रीका ऑप्शन में था, और आपको याद भी रखना है कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। फिर उसके बाद यूरोप है, फिर तीसरे नंबर पे एशिया है देशों के मामले में, ओके। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक भूमि आपको कहाँ मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर प्रति व्यक्ति यानी व्यक्तियों के हिसाब से। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो कुल जनसंख्या है लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास है। तो ऑब्वियसली 2.5 से 3 करोड़ है, एरिया ज़्यादा है, तो प्रति व्यक्ति भूमि वहाँ पर
सर्वाधिक है। ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप से संबंधित देखो ये मैप आया था और ये पूछा गया था, ये मैप बना हुआ था, इसमें पूछा गया था फर्स्ट नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है, फोर्थ क्या है, सेकंड क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए थे और उनको मैच द कॉलम में आपको मैच कराना था। ठीक है, तो पहले नंबर पर बात करते हैं तो एंडीज पर्वत है, आप जानते ही हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये जो क्षेत्र है वो ब्राज़ीलियन शील्ड कही जाती है, ब्राज़ील का पठार। थर्ड नंबर पे जो ये है एरिया, ये गुआना उच्च भूमि है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे जो है ये अमेजन बेसन है, अमेजन नदी यहाँ बहती है और उसी नदी का ये क्या है, अमेजन नदी का बेसन क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको मैप दिया होगा और आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो है, फिजिकल जो लोकेशन है वो बतानी होती है कि कौन सी चीज़ क्या है। ओके, नेक्स्ट जो है मैच द कॉलम में आया था, एक तरफ लिखा था भौगोलिक लक्षण और दूसरी तरफ लिखा था प्रदेश, कौन से प्रदेशों में पाया जाता है। जैसे कि एब्सीनिया पठार बहुत पूछा जाता है, पूर्वी अफ्रीका में मिलेगा आपको एब्सीनिया का पठार। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, मोरक्को देश में आपको मिलेगा एटलस पर्वत, कभी आपने पढ़ा होगा और पढ़ना सर्च करना इसके बारे में। ठीक है, ओकावांगो द्रोणी, ठीक है, ये नदी द्रोणी की है, नदी की एक द्रोणी है ओकावांगो द्रोणी, ये आपको मिलेगी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, तो ये मैच द कॉलम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आया था अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार आपको कहाँ मिलेगा। तो अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार वो यूरोप और दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, मैदानी भाग मतलब एक कहने मतलब है उन वहाँ के महाद्वीप के परसेंटेज के, महाद्वीप के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैदान का भाग है यूरोप में और दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप में, और एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप और दक्षिण अमेरिका में मैदानी भाग ज़्यादा है। मैसेटा का पठार काफ़ी आपने पढ़ा होगा, मैसेटा का पठार ये स्पेन में है, अगर स्पेन की जगह यूरोप भी लिखा है तो वो भी सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है सेरेनगेटी मैदान, ये आपको मिलेगा अफ्रीका के तंजानिया में। ये प्रश्न मैच द कॉलम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड, आप जानते हैं। पेन्नाइन श्रृंखला, पेन्नाइन पर्वत ये इंग्लैंड में है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला देखो लंबाई के अनुसार एक प्रश्न पूछा गया था, तो उनको लंबाई में क्रम में आपको लगाना था। तो पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी थी, तो कुछ आपको याद रखनी है, टॉप 4 आप याद रखिएगा कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है एंडीज़ दक्षिण अमेरिका की 7200 किलोमीटर, और इसका सबसे उच्च शिखर जो है, सर्वोच्च बिंदु है अकांकागुआ। ठीक है, सेकंड नंबर पे है रॉकी, उत्तरी अमेरिका में है, 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्बर्ट। ठीक है, इसी प्रकार ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, प्रश्न पूछा गया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन आया था कि ये किस महाद्वीप से संबंधित है, डायरेक्ट प्रश्न था, तो ऑस्ट्रेलिया उसमें ऑप्शन था। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग और आर में भी ये पूछा गया था। ओके, तो ग्रेट डिवाइडिंग की बात करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये 3700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसका सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च चोटी है वो है कोसिस्को, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वोच्च चोटी, तो वो है कोसिस्को। ठीक है, इसके अलावा चौथे नंबर पे हिमालय, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और माउंट एवरेस्ट इसका सर्वोच्च शिखर है। तो अगर आपको पूछा जाए पर्वत श्रृंखला के बारे में तो पूरे विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पहले नंबर पे, दूसरे पे रॉकी, तीसरे पे ग्रेट डिवाइडिंग और चौथे पे हिमालय। ओके, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया को। ठीक है, दक्षिणी आल्पस पर्वत, इसके बारे में भी याद रखना, दक्षिणी आल्पस है, यहाँ पे दक्षिणी लगा है, सिर्फ आल्पस नहीं है, सिर्फ आल्पस होता तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है सिर्फ अगर आल्पस लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे है दक्षिणी आल्पस। तो दक्षिणी आल्पस पर्वत आपका है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर, न्यूजीलैंड का एक द्वीप है दक्षिणी द्वीप, उस पर है ये दक्षिणी आल्पस पर्वत। ठीक है, और इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट कुक, या इसको आवोराकी भी कहते हैं, आवोराकी या माउंट कुक। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखो है। नेक्स्ट पॉइंट है आल्पस के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया था आल्पस आपको यूरोप में है, पहली बात तो आपको याद रखना है यूरोप, वो भी मध्य यूरोप में, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है ये। ठीक है, सर्वोच्च चोटी है इसकी माउंट ब्लैंक। ओके, एटलस पर्वत, अभी हमने इससे पहले भी मैच द कॉलम में देखा था, एटलस देखो यहाँ पे देखा था, तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है ये। ठीक है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, कौन से देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में ये फैला हुआ है। इसी प्रकार ब्लॉक माउंटेन, एक मतलब माउंटेन्स के भी बहुत से प्रकार होते हैं, नवीन पर्वत, वलित पर्वत। ठीक है,
अपशिष्ट पर्वत, इस तरीके से। तो एक तरीके का पर्वत होता है ब्लैक नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो आप देखिएगा ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे सियरा नेवादा, ये पर्वत है कैलिफोर्निया यूएसए में। वासाच रेंज, ये भी यूएसए का है। ब्लैक फॉरेस्ट, नाम इसका ब्लैक फॉरेस्ट है लेकिन ये पर्वत है, कौन सा पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है ये, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, ठीक है, जर्मनी। इसी प्रकार वाजजेस पर्वत फ्रांस, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, ये सभी जो है वो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अवशिष्ट पर्वत, देखो मैंने बात की अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत में आपके उदाहरण की बात करें तो अपलेशियन पर्वत यूएसए का, अरावली पर्वत इंडिया का, ये दोनों ही अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ओके, कुछ और जैसे माउंटेन की बात करते हैं, मैथ द कॉलम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन, ये दोनों यूएसए में है। ब्लैक माउंटेन जो है वो ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ब्लैक माउंटेन है, एक है ब्लैक फॉरेस्ट, अभी हमने बात की थी यहाँ पर जर्मनी का, ठीक है। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, जबकि ब्लैक माउंटेन और वाइट माउंटेन ये दोनों यूएसए में है। वो फॉरेस्ट है, ये माउंटेन है, ये याद रखिएगा। देखो ब्लैक फॉरेस्ट आ गया यहाँ पे, ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मनी पर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो फेल्डबर्ग है, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। राइन नदी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो राइन नदी का उद्गम जो है यानी कि निकलती है वो आल्प्स पर्वत से निकलती है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, अभी हमने बात की थी आल्प्स पर्वत की, ठीक है। ये जर्मनी नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है, ठीक है। वॉन शहर जो जर्मनी का है वो इसी के तट पर है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, ये इसके पूर्वी तट पर है, यानी कि राइन नदी जो ऐसे बह रही है तो यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है। और वासजेस पर्वत इसके यहाँ पर है पश्चिमी तट पर, और ये नदी बह रही है। तो वासजेस पर्वत इसके पश्चिमी तट पर है और पूर्वी तट पर है इसके ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ये कहने का मतलब है, तो ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसके पूछे गए हैं, वो वाले पॉइंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं बर्मीज अराकान योमा। तो अराकान योमा के बारे में आप सुना होगा, ये पर्वत है, भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे है। इसमें कुछ पहाड़ियों के नाम याद रखिएगा, नागा, चिन, लुसाई और पटकोई, ये अराकान योमा की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, और माउंट विक्टोरिया सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारत और म्यांमार सीमा पर कौन सा पर्वत है, तो अराकान योमा, ठीक है, जिसकी कुछ पहाड़ियाँ हैं नगा, चिन, लुसाई और पटकोई बूम, जो आपने नाम सुना होगा, ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं और अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है माउंट विक्टोरिया, ठीक है। गारो खासी जयंतियाँ के बारे में याद रखिएगा, ये पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, और उनका क्रम भी आप याद रखिएगा, सबसे पहले गारो फिर खासी फिर जयंतियाँ, ये इस तरीके से हैं, पहले गारो फिर खासी फिर जयंतियाँ, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। तो उनके बीच में खासी पहाड़ी है। नेक्स्ट है माउंट टिटलिस, स्विट्जरलैंड में है, लावा से निर्मित है ये, ठीक है। नेक्स्ट है एपिनाइन पर्वत, इटली में है, इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है, सर्वोच्च चोटी इसकी है कोर्नो सर्वोच्च चोटी है इसकी, ठीक है। दिनारिक आल्पस, ये यूरोप का है, अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्नियो हर्नेजोविया करके है, इन देशों में ये फैला हुआ है, ठीक है। जूरा पर्वत, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है, जूरा पर्वत, तो ये भी याद रखिएगा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है जूरा पर्वत। पिरेनीज पर्वत, ये स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है, ठीक है। और आइबेरिया प्रायद्वीप को शेष यूरोप से अलग करता है। देखो आइबेरिया प्रायद्वीप कौन सा है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पे पुर्तगाल है और ये है स्पेन, इस पूरे प्रायद्वीप को आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं, और ये शेष यूरोप यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ये पिनेरिस पर्वत है, तो इसका कहने का मतलब ये है स्पेन और फ्रांस यहाँ शुरू होता है एफ, और इनकी सीमा बनाता है, और आइबेरिया प्रायद्वीप यानी कि ये जो है आइबेरिया प्रायद्वीप है, इसको पूरे फ्रांस से या यूरोप से अलग करता है, ठीक है। वैसे अगर कभी पूछा था कि आइबेरिया प्रायद्वीप पे कौन कौन से देश हैं, तो आइबेरिया प्रायद्वीप पे सिर्फ दो ही देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, मैकिनले पर्वत अलास्का श्रेणी पर स्थित है, और इसकी जो लंबाई ऊंचाई है वो 6190 मीटर है, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है ये मैकिनले पर्वत, ओके। और इसको जो है देनाली भी कहते हैं, देनाली। देखो रॉकी जो पर्वत श्रेणी है उसका एक अलग सर्वोच्च शिखर है, लेकिन अगर हम देखो रॉकी पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो उसका एक अलग है। देखो अभी हमने इससे पहले बात की थी रॉकी की, तो रॉकी का सर्वोच्च शिखर है माउंट एल्बर्ट, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, ओवरऑल उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है मैकिनले पर्वत,
जो कि अलास्का श्रेणी पर है, ठीक है। 6190 मीटर का है और इसको देनाली पर्वत भी कहते हैं, ये भी याद रखना मैकिनले को। बाकी क्वेश्चन ये देखो मैथ्स कॉलम में आया था, किलिमंजारो आप जानते ही हैं तंजानिया में है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और ऐसा ज्वालामुखी जो मृत हो चुका है, अब इसमें ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है अल्लेघेनी पर्वत, ये यूएसए में है। नेक्स्ट है कैंटाब्रियन पर्वत, स्पेन का है। मैकेंजी पर्वत कनाडा का है, ये मैकेंजी है जो कनाडा में है। वो मैकिनले है जो अलास्का में है, अलास्का श्रेणी पर। और अलास्का श्रेणी जो है अलास्का प्रांत का के अंतर्गत आती है और अलास्का प्रांत यूएसए का पार्ट है, ठीक है। गोलन हाइट की बात करें, आपने कभी कभी देखा होगा चर्चा में कि गोलन हाइट क्या है। तो ये गोलन हाइट जो है एक जगह है, ठीक है, पठारी क्षेत्र है। ये दक्षिण पश्चिम सीरिया का भाग है। देखो गोलन हाइट भाग है सीरिया का, ठीक है। मैप कभी आप देखना, मैप के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जाना आप, सीरिया के, ठीक है। सीरिया का मैप होगा, दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आप जाना तो वहाँ मिलेगा आपको गोलन हाइट, ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये गोलन हाइट पार्ट तो सीरिया का है लेकिन इस पर कब्जा है इसराइल का, उसी तरीके से जैसे कि आज पीओके का है हाल है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके पार्ट है भारत का लेकिन कब्जा है पाकिस्तान का, उसी तरीके से यहाँ पर गोलन हाइट का है। तो गोलन हाइट सीरिया का पार्ट है लेकिन कब्जा है इसराइल का। कभी आपने मैप देखा हुआ इसराइल का, कुछ इस तरीके का मैप है, इस तरीके से। ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पर जो है फ़िलिस्तीनी का पार्ट है कुछ, ठीक है। तो सीरिया ऊपर तो लेबनान है, यहाँ पर सीरिया का मैप कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसकी बॉर्डर यहाँ लगती है सीरिया से, इस तरीके से। तो ये पार्ट जो है ना यहाँ पर, ये गोलन हाइट है जिस पर इस समय इसराइल ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। अरावली पर्वत की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन युग का पर्वत है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत है ये अरावली पर्वत। और किस युग का है ये आपको याद रखने का, कभी कभी लिखा हुआ प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का, ठीक है। देखो फिर से कुछ जो है, अभी हमने ब्लॉक पर्वत की बात की थी, ये कुछ पर्वत हैं जो हर्सिनियन पर्वत कहे जाते हैं, ठीक है। और उसमें आते हैं आपका ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, तियनशान और नानशान, ठीक है। वलित पर्वत की बात करें, देखो वलित पर्वत क्या होते हैं, जो नवीन पर्वत हैं, जो आज भी क्या है, बढ़ रहे हैं, इनकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, जैसे कि एवरेस्ट पर्वत हो गया या हमारी हिमालय पर्वत हो गया, पूरी हिमालय रेंज, ये क्या है, वलित पर्वत है। तो इनको वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत या नवीन पर्वत भी कहते हैं। कौन कौन से उदाहरण है, एंडीज, रॉकी, हिमालय, दक्षिणी आल्पस, आल्पस, एटलस, ये सब क्या है, वलित पर्वत है, यानी नवीन पर्वत है, यानी ये अभी भी बढ़ रहे हैं। और अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, उनका अब बढ़ना तो रुक गया है, अब वो क्या है, उनका घिसाव शुरू हो गया है, अब वो घिस रहे हैं पर्वत, जैसे अरावली पर्वत अब क्या है, ये घिस रहा है, ठीक है, तो वो अवशिष्ट पर्वत हो जाते हैं। डार्लिंग पर्वत श्रृंखला बहुत ऊंची आती है, पर्वत का नाम है डार्लिंग पर्वत श्रृंखला। यह है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है ये, ओके। अब देखो ये प्राचीन वलित पर्वत की बात, देखो ये नवीन वलित पर्वत है, अब ये प्राचीन वलित पर्वत है, इनको अवशिष्ट पर्वत भी आप कह सकते हैं। इनका उत्थान जो है वो रुक गया है और उनका घिसाव चालू हो गया है। एग्जाम्पल यूराल पर्वत, अरावली, अपलेशियन और पेन्नाइन पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, याद रखिएगा ये साउथ अफ्रीका में है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिया पठार, जर्मनी का है। शान पठार म्यांमार का है। पोटवार पठार पाकिस्तान में है और लोएस पठार चाइना में है। देखो ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको देखो रिवीजन होता रहेगा आपका, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आप खुद लगाते रहिए, आप खुद क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ये क्या है कि लास्ट टाइम रिवीजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपने पढ़ चुके हैं तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको जो है आपको याद तो करना पड़ेगा भाई, ये चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी कि पामीर की गांठ कहाँ पर है, ये प्रशिया पठार कहाँ पर है, ठीक है, ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा, ओके। और बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ओके। नेक्स्ट शुरू करते हैं। पामीर की गांठ, इसको संसार की छत कहा जाता है। पीडमोंट पठार यूएसए में है। पेंटागोनिया पठार दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, खनिज भंडार का क्षेत्र है ये, ओके। ओजार्क पठार यूएसए में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है और इसको आइबेरिया प्रायद्वीप पर, ठीक है। चियापास का पठार मैक्सिको। अबिसीनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका, इथियोपिया और सोमालिया जो देश हैं पूर्वी अफ्रीका में, वहाँ पर मिलेगा ये आपको अबिसीनिया का पठार। अनातोलिया का पठार टर्की में है, यानी तुर्की। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन और कोलंबिया पठार, सॉरी ग्रेट बेसिन का पठार और कोलंबिया पठार, ये दोनों ही यूएसए में है। टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का एक भाग है, ठीक है। मृतक घाटी,
ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो पहली बात तो यही याद रखना कि रिफ्ट घाटी का उदाहरण है मृतक घाटी, ठीक है। ये आपको मिलेगी यूएसए के कैलिफोर्निया में, मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये स्थित है। और ये प्रसिद्ध है अपनी अत्यधिक उष्णता यानी गर्म मौसम की वजह से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सब इसकी विशेषताएं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है, टेलर घाटी अंटार्कटिका पर है, और इसकी खोज की थी रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने, ठीक है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ग्रेट बेसिन यूएसए में, अब दोनों में अंतर है। अब ग्रेट आर्टिजियन बेसिन लिखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया है, आर्टिजियन लिखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया है, सिर्फ ग्रेट बेसिन लिखा होगा तो यूएसए है, ठीक है। राजाओं की घाटी मिस्र में नील नदी के तट पर, लोएस घाटी लॉयर घाटी है, ये फ्रांस में है। सेक्रेट घाटी पेरू में, बादा घाटी इंडोनेशिया में, और चितवन घाटी नेपाल में। चुंबी घाटी भारत भूटान और तिब्बत की सीमा पर है। अभी कुछ साल पहले इसमें यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में तनातनी भी हो गई थी चुंबी घाटी में, ठीक है। तो 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा पर है, भारत भूटान और तिब्बत, या चाइना भी लिखा होगा तिब्बत की तरफ जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी रैबिट घाटी, प्लीजेट घाटी और ग्रैंड घाटी, ये तीनों ही यूएसए का पार्ट है, ओके। तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी काफ़ी कुछ बाकी है इसमें, ठीक है। तो वैसे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर रहे हैं, सेकंड क्लास है ये आज की, जो है पार्ट सेकंड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्ट थर्ड में मिलेंगे और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। अभी इसमें 1-2 क्लासेस लग जाएंगी आराम से, अभी आराम से करिए क्योंकि एग्ज़ाम का भी कुछ क्लियर नहीं है। धीरे धीरे इसी तरीके से कर लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, फिर इंडियन ज्योग्राफी, और पॉइंट बाय पॉइंट है, पढ़ने में आपको आराम रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ओके।